हेलो स्टूडेंट, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का जो मतलब है, स्टार्ट करने का जो अर्थ है वो ये है, क्योंकि अधिकतर जो पेपर है वो एनसीईआरटी बुक से आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। ये वाली चीज़ आपको दिख नहीं रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा स्पष्ट इसको लिख देता हूँ। ये लिखा है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, ये लिखा है गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको और सिंपल कर देता हूँ। लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी बेसिकली है क्या और कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ की बात चल रही है। देखिए, लघु बीजाणु धानी, ये वाली संरचना आपने देखी होगी। इस संरचना को कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर, और पुंकेसर के अंदर 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, जिनके अंदर लघु बीजाणु भरे रहते हैं। तो ये संरचना है, इसको लघु बीजाणु कहते हैं। थोड़ा इसको ऐसे समझ लो कि अगर ये लघु बीजाणु है तो इसके अंदर लघु बीजाणु भरे रहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु, तो इसको कहते हैं लघु बीजाणु धानी, क्योंकि लघु बीजाणु जिस थैली में भरे रहते हैं उसको कहते हैं लघु बीजाणु धानी। धानी का मतलब ही थैली होता है। ठीक है, दूसरा गुरु बीजाणु धानी क्या है? गुरु बीजाणु धानी का दूसरा नाम है बीजांड। बीजांड, या इसका तीसरा नाम है दीर्घ बीजाणु धानी। दीर्घ बीजाणु धानी। ठीक है, तो ये लघु बीजाणु धानी है, और ये इसको कहते हैं बीजांड, और बीजांड का दूसरा नाम क्या है? गुरु बीजाणु धानी। इनमें अंतर बताना है। ये लघु बीजाणु धानी और ये गुरु बीजाणु धानी है, इनमें अंतर बताना है। तो आपको दिख रहा होगा, ये आपको नर, ये पुष्प का नर भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है। इतना तो अंदर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो लघु बीजाणु धानी में एक क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसमें 4 परतें होती हैं बाहर। ठीक है, इसको कहते हैं बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्य परत और टेपिटम। क्या? बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्य परत और टेपिटम, 4 परतें इसमें होती हैं। इसमें बाहर से देखें तो 2 परतें होती हैं। इस बाहरी परत को कहते हैं बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, और अंदर की परत को कहते हैं अंतः अध्यावरण। इसका मतलब है इसमें 2 परतें होती हैं, इसमें 4 परतें होती हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, अब आसानी समझ में आएगा। लघु बीजाणु धानी की 4 परतें हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्य परत और टेपिटम, जो कि मैं अभी इसमें बता चुका हूँ। गुरु बीजाणु धानी में बाह्य तथा अंत अध्यावरण 2 परतें होती है, जो कि मैं इसमें बता चुका हूँ। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनते हैं? लघु बीजाणु, जो कि ये सारी ये क्या है? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु के अंदर क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। गुरु बीजाणु के अंदर क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु कहाँ पे है? ये गुरु बीजाणु है, सॉरी ये गुरु बीजाणु धानी है, तो इसके अंदर ये भरे हैं गुरु बीजाणु। ठीक है, क्या भरे हैं? गुरु बीजाणु। ठीक है, तीसरा है, यह नर जननांग के अंदर पाई जाती है। मैंने पहले बता दिया, यह नर भाग है और यह नर जननांग के अंदर है। इसका मतलब है यह पुंकेसर के अंदर की बात चल रही है। पुंकेसर ही नर जननांग है पुष्प का। और ऐसे ही मादा जननांग, मादा जननांग जो पुष्प का मादा जननांग है उसको कहते हैं स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के अंदर पाए जाते हैं ये बीजांड। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है, इसमें सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं। मतलब यह है कि जब लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं तो इसमें नष्ट वगैरह नहीं होते हैं। यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उससे 4 लघु बीजाणु बने और चारों के चारे सक्रिय होंगे। ठीक है,
लघु बीजाणु की खास बात यह है कि सभी सक्रिय होते हैं, कोई भी निष्क्रिय नहीं होता है, ना ही कोई नष्ट होता है। गुरु बीजाणु धानी में क्या होता है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और उनमें से 3 है वो नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है जिसको सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 निष्क्रिय हो जाते हैं तथा एक सक्रिय गुरु बीजाणु पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको फिर से क्या रिवाइज कर देता हूँ। लघु बीजाणु धानी जो है उसमें 4 परतें हैं, गुरु बीजाणु धानी के अंदर 2 परतें हैं। लघु बीजाणु धानी है उसमें लघु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु धानी है उसमें सारे लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं, गुरु बीजाणु धानी में जो गुरु बीजाणु बनते हैं उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है। और लघु बीजाणु धानी है मतलब लघु बीजाणु धानी है वह नर जननांग में पाई जाती है तथा गुरु बीजाणु धानी है वह मादा जननांग में पाई जाती है। तो इस तरह से सारा जो क्वेश्चन है वो फ्रेम मैं कर चुका हूँ। ठीक है, आशा है आपको क्या समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है वह है, एक मिनट इसको देख लेते हैं, बैगिंग को। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, बैगिंग। तो बैगिंग क्या है, बैगिंग बैगिंग से पहले मेरे विपुंसन देख लेना चाहिए, विपुंसन। ठीक है, बैगिंग से पहले या इसको देख लेते हैं, सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन, ये सही है। तो अगला क्वेश्चन है सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं। तो सेब जो है वह आवासीय फल है। आवासीय फल किसे कहते हैं, आवासीय फल उसे कहते हैं जिसका निर्माण है वह अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होता है। तो पुष्प का वह भाग जिसका मतलब ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा किसी भाग से होता है इसको आवासीय फल कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मतलब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अब मैं बात करूँ तो एक मिनट, जैसे इससे बना हुआ है तो ये जो भाग है इसे कहा जाता है, ये जो भाग है ठीक है इसे कहा जाता है, इस ये पूरा भाग है इसको कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर का जो निचला भाग है इसे कहते हैं अंडाशय। जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय के निषेचन से होता है। ठीक है, और जिस फल का निर्माण अंडाशय के निषेचन से हो उसको सत्य फल कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात आती है आभासी फल। आभासी फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होता है। जैसे 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 पुष्पासन है। ठीक है, तो जिस फल का निर्माण ऐसे समझ लो पुष्पासन से होता है उसको आवासीय फल कहते हैं। सेब ऐसा ही फल है, सेब का निर्माण है वो पुष्पासन से हुआ है या थैलेमस से हुआ है। ठीक है, तो ऐसे फल जिसका निर्माण पुष्पासन से हुआ है उसको आवासीय फल कहते हैं। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से हुआ है उसको सत्य फल कहते हैं, और इसको आवासीय को असत्य फल भी कह सकते हैं। तो अब इधर देखते हैं, सामान्य रूप से फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है, अंडाशय के नीचे से होता है। जिस फल का निर्माण अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से होता है उसे असत्य फल या आवासीय फल या कूट फल या इसको मिथ्या फल भी कह सकते हैं। एक बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ गया था, मिथ्या फल किसे कहते हैं। ठीक है, तो असत्य फल, आवासीय फल, कूट फल, झूठ फल, मिथ्या फल, इस तरह से सब तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हिंदी मीडियम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। ठीक है, तो आवासीय फल किसे क्या है, आवासीय फल सेब को क्या कहते हैं, तो सेब का निर्माण अंडाशय से ना होकर किससे हुआ है, पुष्प के पुष्पासन वाले भाग से हुआ है। ठीक है, इसलिए सेब को आवासीय फल कहा जाता है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेब लिखा हुआ है, सेब को आभासी आभासी फल क्यों कहते हैं। ठीक है,
तो मैं बता चुका हूँ सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वह है बेबुनसन। ठीक है, कहाँ है बेबुनसन, एक मिनट। अपन सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर पेपर एनसीईआरटी से आता है। ये टैपिटम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो टैपिटम, टैपिटम क्या है? टैपिटम इंग्लिश मीडियम में समझा चुका हूँ। अब हिंदी मीडियम की जो सीरीज है उसकी बात हो रही है। टैपिटम क्या है और इसके कार्य लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जो परागकण है उसकी जो बाह्यचोल है उसके निर्माण में टैपिटम की क्या भूमिका है, टैपिटम का क्या कार्य है उसमें। ठीक है, तो क्या है टैपिटम, पहले मैं नॉर्मली समझा देता हूँ टैपिटम क्या है। देखिए, ये लघु बीजाणुदानी है। लघु बीजाणुदानी में 4 परतें होती हैं, 1 2 3 4 परतें। ठीक है, अब इसकी ये चौथी परत है, ये वाली परत है, इसे कहा जाता है टैपिटम। तो लघु बीजाणुदानी की सबसे आंतरिक परत है, उसे टैपिटम कहा जाता है। ठीक है, परत है तो यह परत बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। इसकी जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं के कुछ खास 2 लक्षण होते हैं, ये भी पेपर में आता है। पहला लक्षण ये है कि सबसे पहले तो इसमें जो जीव द्रव्य काफी भरा रहता है। जीव द्रव्य कह लो, कोशिका द्रव्य कह लो, है ना, एकदम तो नहीं है, एक जैसा तो नहीं है, सेम कह लो। इसमें काफी जीव द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इसमें केंद्रक भरे रहते हैं। इसमें बहुत सारे, एक से अधिक केंद्रक होते हैं। मोर देन 1 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, एक से अधिक केंद्रक होते हैं इसमें टैपिटम की कोशिकाओं में। तो टैपिटम की कोशिकाएं में जीव द्रव्य अधिक होता है, सघन जीव द्रव्य कहते हैं जिसको, सघन जीव द्रव्य। और इसमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टैपिटम की कोशिकाएं। अब टैपिटम के कार्य देख लो। टैपिटम के कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य क्या है, परागकण को पोषण देना। अब ये परागकण कहाँ पाए जाएंगे, तो देखिए इसके अंदर की जब बात करते हैं तो इसके अंदर क्या भरे होंगे, परागकण, या इसको कह सकते हैं, और क्या भरा हो सकता है इसमें, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु परागकण, या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये सारी चीजें इसमें भरी रहती है। तो परागकण, लघु बीजाणु मात्र कोशिका इसके अंदर भरी रहेंगी, ये लघु बीजाणु ये सब भरे रहेंगे। तो टैपिटम का कार्य है परागकण को पोषण देना। तो फर्स्ट पॉइंट है, टैपिटम का कार्य क्या है, परागकण को पोषण देना। अगला चलते हैं, दूसरा क्या कार्य क्या है टैपिटम का, बाह्यचोल का निर्माण करना। ये बाह्यचोल क्या है, बाह्यचोल जैसे परागकण है तो परागकण की 2 परतें होती हैं, एक बाहर की बाह्यचोल और अंदर की है अंतःचोल, अंतःचोल। तो बाह्यचोल का निर्माण कौन करता है, टैपिटम। ठीक है, तीसरा स्पोरोपोलिन का निर्माण। स्पोरोपोलिन क्या है, बाह्यचोल जो है वह किसी पदार्थ से बनी रहती है जिसे स्पोरोपोलिन कहा जाता है। स्पोरोपोलिन के बारे में मैं कई बार बताता रहता हूँ। स्पोरोपोलिन जीव जगत का, इस जीव में सबसे कठोर पदार्थ है स्पोरोपोलिन, जो कि कहाँ पाया जाता है, बाह्यचोल में। इस पर ना तो किसी एनसीईआरटी में लिखा है, इस पर ना तो किसी अम्ल का प्रभाव पड़ता है, ना किसी क्षार का, ना किसी एंजाइम का, और तापमान का, किसी का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो स्पोरोपोलन का निर्माण भी कौन करता है, टैपिटम की परत करती है। अगला है कीट परागित पुष्पों में परागकण की पोलन किट का निर्माण। पोलन किट क्या होता है, पोलन किट होता है जैसे मान लो ये परागकण जा रहे हैं, है ना, तो ये सेट में जाते हैं यानी इकट्ठे जाते हैं, इसे कहा जाता है पराग किट या पोलन किट। ठीक है, अगला है परागकण की बाह्यभित्ति पर एक तेलीय परत। बाह्यभित्ति, परागकण की बाह्यभित्ति यानी बाह्यचोल की बात कर रहा है, और बाह्यचोल का जो पर जो एक तेलीय परत बनाता है कौन, टैपिटम। तो फिर से मैं समझा देता हूँ। पहला है टैपिटम परागकण को पोषण देता है, दूसरा है टैपिटम
बाइचोल का निर्माण करता है। तीसरा है टैपिटम, बाइचोल में उपस्थित जो स्पोरोपोलिन है उसका निर्माण करता है। चौथा है जो परागकण, जो इंसेक्ट यानी जो कीट परागण होता है उसमें जो पोलन किट का निर्माण करता है, यानी परागकण जो है बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वो इसका निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाइचोल है उस पर क्या करता है, एक तेली परत बनाता है। ठीक है, ऐसा है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है, विपुंसन। ये रहा विपुंसन। विपुंसन बहुत जरूरी क्वेश्चन है। विपुंसन क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा विपुंसन। ठीक है, हिंदी में इसको इमस्कुलेशन भी कहते हैं। क्या है विपुंसन, मैं इंग्लिश में बता चुका हूँ। क्या होता है, द्वि और पुंसन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि का मतलब होता है हटाना, पुंसन का मतलब होता है नर भाग। नर भाग को हटा दो। क्यों हटा दें, क्योंकि नर भाग में बने हैं बंदे, उसमें पाए जाते हैं परागकण, और परागकण जब तक है उसमें परागकण में पाए जाते हैं नर युग्मक, तो नर युग्मक को ही हटा देना है। बेसिकली क्या है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो विपोजिशन क्या है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक कैंची, ये कैंची है। ठीक है, और ये जो कैंची है इसमें क्या हो रहा है, ये किसी चीज को काटा जा रहा है। तो ये क्या काटा जा रहा है, ये काटा जा रहा है, ये काटा जा रहा है पुंकेसर को। पुंकेसर में दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, दूसरा वो भाग होता है पोतंतु। परागकोश और पोतंतु, तो इस परागकोश वाले भाग को हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे। किससे हटा देंगे, एक द्विलिंगी पुष्प से। यानी एक पुष्प में दो भाग होते हैं, नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। नर भाग को पुंकेसर, जबकि मादा भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो पुंकेसर वाला जो भाग है, ठीक है, उसको हटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, पुष्प के, पुष्प में क्या बचेगा, पुष्प में बचेगा केवल मादा वाला भाग, है ना। और मादा वाले भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो एक द्विलिंगी पुष्प से परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विपुंसन कहा जाता है। ठीक है, द्विलिंगी पुष्पों में पराग उत्पटन से पहले, यानी पराग का जो परागकोश है उसके फटने से पहले कलिका अवस्था में चिमटी की सहायता से परागकोश को पृथक करना विपुंसन कहलाता है। पादप प्रजनक इस तकनीक का प्रयोग कृत्रिम संकरण, क्रॉस कराने के लिए करते हैं। इसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि पराग इच्छित वर्तिकाग्र पर ही हो। इसका मतलब है जो परागकण है वो हम चाहें उस वर्तिकाग्र पर गिरे, इसलिए यह प्रोसेस कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है, पादप प्रजनक, यानी जो क्रॉस कराने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा यह प्रोसेस कराई जाती है। क्या कहते हैं इसको, विपोजिशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और है क्या, ठीक है, लास्ट वाला यही क्वेश्चन है, ये डायग्राम है। ठीक है, विपोजिशन का। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आगे वाले पार्ट में मैं आगे बाकी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और इस सीरीज को आप जरूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज में से मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको पेपर में मिलेंगे। इस बात की मुझे पूर्णतः आसक्ति है। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, और मतलब ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं, इधर से ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।